ढिंढोरा पीटते हैं कि रोंगिया आ गए हैं, ममता बनर्जी घुसपैठिए ले आई है, पूरा जो है आसाम में रोंगिया और घुसपैठिए घुसे हुए हैं, हम उनको निकाल देंगे। 5 साल से आपकी सरकार है, आपने कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों को आपने डिटेन किया, कितने लोगों को आपने डिपोर्ट किया, इसका कोई खाका हमारे पास नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। भास्कर की एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है असम के सबसे बड़े डिटेंशन सेंटर से, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। वो नियति पर सवाल खड़े कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के, क्योंकि राजनीतिक मंचों से तो बड़ी बातें होती हैं, लेकिन क्या उतने घुसपैठियों को पकड़ा भी जा रहा है और उनके देश कब भेजा जाएगा, ये सवाल फिर से खड़ा हो उठा है। केपी मलिक जी वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े हैं, करेंगे बातचीत। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी, आपके दर्शकों का भी। सर, घुसपैठियों के मामले पर असम के मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन भास्कर की एक खबर जो निकलकर ग्राउंड से आई है वो ये बता रही है कि सबसे बड़ा जो डिटेंशन सेंटर है उसमें सिर्फ 133 विदेशी घुसपैठियों को रखा गया है, जिसमें से बांग्लादेशी अगर स्पेसिफिक देखेंगे तो वो सिर्फ 11 है। तो ये जो बांग्लादेशियों को लेकर, रोहिंग्याओं को लेकर माहौल बनाते हैं, एक रोहिंग्या बताइए, ये पकड़ पा नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि 36% जो मुस्लिम आबादी है वो रोहिंग्या है या फिर बांग्लादेशी है। तो इस दावे को कैसे प्रूव करेंगे? सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर जिसमें 3000 लोग से ज्यादा आ सकते हैं, उसमें 133 लोग हैं सिर्फ, उसमें से 11 बांग्लादेशी। कैसे देखें इसको सर? देखिए हिमांशु जी, अगर आप घुसपैठियों की बात करते हैं, रोहिंग्याओं की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का ये पसंदीदा मुद्दा रहा है चुनाव में। चाहे आप दिल्ली के चुनाव की बात करें, चाहे दिल्ली प्रदेश के चुनाव की बात करें, चाहे लोकसभा के चुनाव की बात करें, यहाँ तक कि आप महाराष्ट्र और हरियाणा की बात करें, वहां पे भी इन्होंने घुसपैठी भेज दिए थे। घुसपैठियों का ये था कि जहां जहां चुनाव होता वहां वहां घुसपैठी आ जाते हैं। और ये भास्कर में खबर छपी है, भास्कर के रिपोर्टरों ने जब ये जानकारी करी है, खासकर जिस राज्य के मुख्यमंत्री आजकल निशानेबाजी साध रहे हैं, निशाना लगा रहे हैं एक खास तबके पे, तो जब वो बारीकी से उसकी जांच पड़ताल हुई है और वहां पे पता करने की कोशिश की है कि कितने घुसपैठी ऑफिशियली हैं, कितना क्या है, तो वहां जो सेंटर है जिसमें बड़ी तादाद में लोगों को रखा जाना चाहिए, रखे जाते हैं, तो जब वहां पे पता किया तो वहां पे 100 से कुछ ज्यादा लोग मिले और उसमें सिर्फ 11 लोग थे बांग्लादेश के, जिसमें से 4 महिलाएं थी। और उसके बाद ये हुआ कि 3 बांग्लादेशी महिलाएं थी और 8 पुरुष थे, तो टोटल 11 लोग बांग्लादेशी थे। और एक जो रोहिंग्या की बात करते हैं, रोहिंग्या एक आदमी मिला उसमें। और ये ढिंढोरा पीटते हैं कि रोंगिया आ गए हैं, ममता बनर्जी घुसपैठिए ले आई है, पूरा जो है आसाम में रोंगिया और घुसपैठिए घुसे हुए हैं, हम उनको निकाल देंगे। 5 साल से आपकी सरकार है, आपने कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों को आपने डिटेन किया, कितने लोगों को आपने डिपोर्ट किया, इसका कोई खाका हमारे पास नहीं है। क्या आपने देखा था कि अमेरिका ने जिस प्रकार से हमारे लोगों को पकड़ा और किस प्रकार से लाके भारत में पटका था? आपको याद होगा जब पंजाब में वो जहाज उतरा था अमेरिकन और उसमें से हथकड़ी लगे हुए लोग भारत में उतरे थे। क्या हम खाली ढिंढोरा पीटते हैं या हम भी बांग्लादेश में भेजेंगे ऐसे लोगों को, म्यांमार में भेजेंगे, जहां म्यांमार के भी हमारे यहाँ जो है 21 लोग म्यांमार से भी आए हैं, उनको भी नहीं हम भेज पा रहे हैं। तो इसलिए ये खाली ढिंढोरा है इलेक्शन जीतने का, इलेक्शन में माहौल बनाने का। इसके अलावा धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और इस तरह के आंकड़े देते हैं जिस पे जनता कुछ कर ही नहीं पाती। जब इसकी रिपोर्ट आती है, जब इसकी जांच पड़ताल आती है, तो हकीकत आपके सामने है जो आई है। भास्कर की रिपोर्टर ने कई दिन की मेहनत करके ये चीजें निकाली है और स्थिति ये है कि कोई घुसपैठ या कोई इस तरह की चीजें नहीं है। अगर हैं भी तो वो पकड़ में नहीं आ रहे। सरकार की इच्छा नहीं है कुछ पकड़ने की, सरकार कुछ करती हुई दिख नहीं रही है, वो सिर्फ नूरा कुश्ती कर रही है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। इसके अलावा वो धरातल पे कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही। जी मंशू।
अच्छा, धरातल पर ये कुछ नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। चलिए, घुसपैठिए आ गए, इसको लेकर चर्चा होती है। घुसपैठिए कैसे आ गए, इसको लेकर चर्चा कभी नहीं होती है। एक व्यक्ति है जिससे बात की है, जो भास्कर की रिपोर्टर है, उसने बताया कि 34,000 रुपए का लेन देन हुआ। 34,000 में आप दूसरे देश से भारत में एंट्री कर सकते हैं, जो दलाल बीच में दोनों तरफ बैठे हैं उनके जरिए। तो ये कितनी गंभीर बात है अपने आप में सिक्योरिटी को लेकर, कि चंद पैसे देकर लोग हमारी सीमा में घुस सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। अमित शाह जी सिर्फ भाषणबाजी करके निकल जा रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? गृह मंत्री हैं वो देश के, उनको क्या जवाब नहीं देना चाहिए इस रिपोर्ट पर कि 34,000 में कोई महिला या पुरुष बांग्लादेश से या किसी और देश से भारत में एंट्री करे ले रहा है दलालों की मदद से? हो क्या रहा है देश में? वो तो बड़ा सुरक्षित बताते हैं खुद को। देखिए हिमांशु जी, अभी 2 दिन पहले बीएसएफ के कमांडेंट पकड़े गए हैं। उनके घर से करोड़ों रुपए मिले हैं और उनकी संपत्ति जब देखी गई है तो उसमें भी करोड़ों रुपए पाए गए हैं। और पता ये चला है कि वहां पे जो गौ तस्करी होती है, जो लोगों का आदान प्रदान होता है, जो इलीगल सामान का आदान प्रदान होता है, उसमें मोटे तौर पर पैसे लिए जाते हैं। तो ये जो हमारी रिपोर्ट आई है, इसमें भी 6,000 रुपए लोगों से लेने की बात हुई है कि दलाल सिर्फ 6,000 रुपए में काम कर देता है। अब आप सोचिए कि उस 6,000 रुपए में जो आप दलाल ले रहा है, दलाल को ये लगता है कि ये नॉर्मल रूटीन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कोई मजदूर जा रहा है और वो मजदूरी के लिए लाइट में लेके वो इस चीज को कर देता है। लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा कि घुसपैठ होती है, चाहे वो पाकिस्तान से घुसपैठ हो, चाहे वो बांग्लादेश से घुसपैठ हो, वो कितने खतरनाक इरादों से लोग आते हैं और देश की सुरक्षा को कितना खतरा होता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या खाली 6,000 रुपए दलाल ने ले लिए ये कह के हम बच सकते हैं? हमारा गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? खुद अमित शाह जी इस चीज का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। तो घुसपैठियों के लिए आप क्या कर रहे हैं? सर्वे सर्वा तो आप हैं। आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो आपके पास है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आपके पास है। देश के सुरक्षा सलाहकार तो अजीत डोभाल साहब हैं। तो आप लोगों ने क्या किया? अगर ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि भाई वो घुसपैठी ला रही है, आपके मुताबिक आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है घुसपैठी घुसा रही हैं और अपने वोट बनवाने के लिए, अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। तो जब जिम्मेदारी आपकी है, संसाधन आपके पास है, आपको सब कुछ करना है, तो फिर ममता बनर्जी की कहां से चल रही है बात? आप क्योंकि इसलिए आप टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आगामी कुछ महीनों में वहां पे चुनाव है और इसका आप चुनावी फायदा लेने के लिए, सियासी फायदा लेने के लिए इस तरह का एक परसेप्शन आप बना रहे हैं। क्या ये है? कहीं ना कहीं इस राजनीति के चक्कर में देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। आप बिहार में इलेक्शन होता, वहां कह देते हैं कि घुसपैठिए सारे बिहार में आ गए हैं और हमारी सरकार बनेगी तो हम घुसपैठियों को निकाल देंगे। तो क्या कई महीने हो गए बिहार की सरकार बने हुए, कोई आंकड़ा पेश कर सकते हैं आप कि हमने इतने घुसपैठिए पकड़े हैं और इतनों को हमने बाहर कर दिया है? दिल्ली के इलेक्शन में भी आपने ये किया था, 1 साल से ज्यादा हो गया है। तो क्या आप दिल्ली के कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमने दिल्ली में इतने विदेशी लोगों को पकड़ा है, इतने बांग्लादेशियों को पकड़ा है, इतने रोंगियों को पकड़ा है और हमने इनको डिपोर्ट करने का काम किया है, या हमने इनको सलाखों के पीछे डाला है? क्या इस पे कोई जानकारी हमारे देश के गृह मंत्री देंगे? इस पे कोई गृह मंत्रालय का कोई प्रवक्ता इस बात की रिपोर्ट देगा? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। लेकिन ये बात है कि ये सवाल के जवाब आएंगे नहीं आएंगे वो अलहदा है। यहाँ सिर्फ बात सियासत की हो रही है। यहाँ सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति हो रही है, चाहे पश्चिम बंगाल हो और चाहे आसाम। इसी के इर्द गिर्द घूम के आप अपने चुनावी हथकंडे साधना चाहते हैं, चाहे आपको उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो ये कहा जा सकता है गौरव गोगोई को पाकिस्तान कनेक्शन उनका जो है पता नहीं कहां से निकाल लाए हैं, हिमंता बिश्वा शर्मा। इतने 10 साल हो गए आपको मुख्यमंत्री बने हुए और आप अब बता रहे हैं कि पाकिस्तान कनेक्शन है, और चुनाव के टाइम आप बता भी रहे हैं। ये आप क्या बताने का कष्ट करेंगे कि अभी तक आप क्यों सो रहे थे? इतना बड़ा जब नेता, उसका आप पाकिस्तानी कनेक्शन ढूंढ सकते हैं, तो ये जो छोटे मोटे लोग घुसपैठ कर रहे हैं इनको तो आप कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे जिंदगी में।
यानी कि आप पूरी तरीके से फ्लॉप, नाकारा मुख्यमंत्री हैं क्या, इस बात को मान लिया जाए? नहीं हिमांशु, देखिए हमें ये देखना होगा कि अगर किसी को, चाहे कोई बड़ा नेता हो, चाहे कोई छोटा नेता हो, चाहे कोई किसी भी सियासी दल का नेता हो, अगर राष्ट्र की बात आती है, देश की बात आती है, तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको अगर इस तरह की चीजें हैं और आपके पास पक्के सबूत हैं, तो आपको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? क्या आप चुनाव का वेट कर रहे हैं? चुनाव में हथकंडे अपनाने का वेट आप कर रहे हैं? क्योंकि आपकी नियत नहीं है किसी को अरेस्ट करने की, किसी का ऐसा करने की, शायद आपके पास तथ्यों की कमी है, तो इसलिए आप चुनावी माहौल में अपने सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं उनका नाम लेके, और विपक्ष को बदनाम करके आप अपना सियासी हथकंडा पूरा करना चाहते हैं। अगर वास्तव में कुछ ऐसी चीज है तो आपको कौन रोक रहा है? आप तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री आपके बॉस हैं, आपके दोस्त हैं, तो आपको किसकी जरूरत है? और अगर इतने सारे संसाधन होते हुए, इतने सक्षम आप होते हुए आपको दिक्कत आ रही है, तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो ये कहीं ना कहीं जताता है, ये सच्चाई या इसमें हकीकत कुछ है नहीं, ये खाली चुनाव जीतने का एक हथकंडा है जिसपे ये लोग काम कर रहे हैं कि किसी तरह चुनाव जीता जाए। चुनाव जीतने के अलावा इनको कुछ दिखाई देता नहीं है। आपने देखा था इन्हीं मुख्यमंत्री की कितनी चीचा लेदर पिछले दिनों हुई थी, जब एआई जनरेटेड एक पिक्चर इन्होंने चलाई थी, वो वीडियो काफी दूर तक गया था और उस पर देश में एक बहस छिड़ गई थी, और फिर इन्होंने पल्ला झाड़ लिया था कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे आप ट्वीट करते हैं, आप प्रचारित प्रसारित करते हैं और आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका खुद का फोटो इसमें है। तो ये लोग तालाब में कंकड़ फेंक के देख लेते हैं कि कितनी लहरें आ रही हैं। अगर लहरें ज्यादा ऊंची आए फिर ये भाग खड़े होते हैं, और लहरें अगर छोटी आए, ठीक ठाक आए, तो फिर उससे ये खेल लिया करते हैं चुनाव के दौरान। जी। अच्छा, असम में क्योंकि चुनावी राज्य है तो ये सब हो रहा है, समझ में आता है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की जो लड़ाई है उसमें हम ताजा जो तरीन मामला है वो एक रेड का निकलकर सामने आया। उमा शंकर सिंह है, बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक हैं, उनके आवास पर आईटी की रेड हुई है। लेकिन हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ से भी उनका कनेक्शन जो है जोड़ा जाता है। बड़े खासम खास नेता उनके बताए जाते हैं, कहने को वो बीएसपी के नेता हैं, लेकिन जिस तरह से उनको ठेके मिलते रहे हैं, कनेक्शन जोड़े जाते हैं। इससे पहले भी हमने गोरखपुर में रेड देखी। तो जो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है वो किस तरफ जा रही, वो क्या रुख अपना रही है? ताजा तरीन जो मामला हुआ है उसके मद्देनजर भी अगर देखें तो। देखिए हिमांशु जी, अगर आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं तो मैं बार बार जिक्र करता हूं 2024 का। 2024 के चुनाव में आपको एहसास हो जाना चाहिए कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई किस कदर आगे बढ़ चुकी है। मैं तो 2022 से ही आपको कह रहा हूं कि दिल्ली और लखनऊ में भयंकर तल्खी है, और उसका परिणाम हमने 2024 में देखा। दिल्ली और लखनऊ की इस लड़ाई के बीच में बहुत सारे लोग निशाना बन रहे हैं। आपने खुद जिक्र किया अभी कि वहां पे एक आर्बिट ग्रुप है गोरखपुर का, उसके ऊपर छापा पड़ा था। उसके मालिक हैं अग्रवाल, वो करीबी माने जाते हैं बाबा के, और बाबा का सारा फाइनेंशियल मामला, चुनाव का बाकी चीज वही सब संभालते हैं। तो उनके लखनऊ और दिल्ली के संस्थानों पे छापे लगातार पड़ रहे हैं इनकम टैक्स के। अब उसमें फिलहाल क्या स्थिति है वो मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन उनके कई दौरान छापे हुए हैं। इसके अलावा और भी जो लोग हैं जो योगी जी के करीबी माने जाते हैं, उन पे भी इनकम टैक्स की रेड समय समय पर होती रहती है। उसी के तहत ये जो नया मामला आया है अभी उमा शंकर सिंह पे, उमा शंकर सिंह भले ही बहुजन समाज पार्टी के विधायक हों, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से सिर्फ इतना नाता उनका है कि उन्होंने सिंबल बीएसपी का लिया है, और वो सिर्फ सिंबल पे जीते हैं। उनकी जीत अपनी है और वो कद्दावर नेता है, और क्षेत्र में उनका दबदबा है क्योंकि माल खूब है, तो माल बांट के आजकल चुनाव जीते जाते हैं। तो इसी दौरान पिछले 5 साल में उनकी करीबी जो है योगी जी के साथ हो गई है, क्योंकि अगर वो चाहे कल सुबह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं वो, या वो कल सुबह बसपा को छोड़ सकते हैं, कल सुबह वो योगी जी के खेमे में जा सकते हैं, क्योंकि एकमात्र विधायक है। तो 100% जब विधायक चले जाएंगे पार्टी से तो उन्हें किसी की इजाजत लेने की, पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए वो मदमस्त रहते हैं। योगी जी से उनका खास नाता है। उनके जो क्रियाकलाप हैं, उनके जो काम हैं, उनके जो
ठेके पट्टों का काम है। योगी जी का आशीर्वाद समय समय पर उनको मिलता रहता है। तो मायने ये है कि वो योगी के करीबी हैं, इसलिए उनके ऊपर केंद्रीय एजेंसी, जिसको हम तोता मैना के नाम से जानते हैं, वो आजकल उनके ऊपर मंडरा रही है। यही कारण है कि वो उनके करीबी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, दूसरा जो मामला चल रहा है, शंकराचार्य जी वाला मामला चल रहा है, बाकी और मामले चल रहे हैं, तो ये दिल्ली और लखनऊ की भयंकर लड़ाई है। गुजरात लॉबी की और योगी की लड़ाई है। इस लड़ाई का केंद्र उत्तर प्रदेश का अगले साल का विधानसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली में, वो पूरी तरह से काबिज होना चाहता है उत्तर प्रदेश में, और उसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ रोड़ा बने हुए हैं। उनका सोटा लगातार घूम रहा है, वो किसी की सुन नहीं रहे हैं। लेकिन शीर्ष नेतृत्व को उसकी आदत नहीं है। जैसे अन्य राज्यों में डमी सीएम बैठे हुए हैं, रिमोट वाले सीएम बैठे हुए हैं, इसी प्रकार का सीएम उनको यूपी में चाहिए। लेकिन वो मान के चल चुके हैं कि योगी को हटाना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो नए नए हथकंडे समय समय पर अपनाते रहते हैं। तो यूं हथकंडों में से ही एक ही इनकम टैक्स का हथकंडा भी एक है, जो समय समय पर अपना काम करता है या अपना जो है उपस्थिति दर्ज कराता है। मुझे लगता है उसके पीछे भी वही मामला चल रहा है और कोई नया मामला इसमें है नहीं। जी। अच्छा, मायावती को भी थोड़ा प्रेशर में लेने की कोशिश क्या इस मामले के जरिए की जा रही है, आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, मायावती से इसलिए कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा कि वो मायावती के उस तरह से बहुत दबाव में, बहुत प्रभाव में नहीं है, क्योंकि वो खुद चुनाव जीत के आए हैं। उसमें बसपा का कोई इतना बड़ा सहयोग नहीं है। मायावती जी का तो पहले ही बातचीत हो गई है, उनको बंगला लोड दिल्ली में कर दिया गया है, और वो तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी के टच में डायरेक्ट हैं, और वो कुछ समय अब दिल्ली में भी देंगी ताकि टिकटों की लिस्ट वगैरह बने, और टिकटों की लिस्ट पर विचार विमर्श जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ किया जा सके। तो वो तो पहले ही टच में है, तो उन पर दबाव बना के मायावती को अपने पाले में लाने के लिए इनका प्रयोग होगा। मुझे नहीं लगता इससे कि ये इतना बड़ा मामला है। मायावती तो पहले ही उनके साथ है, उसमें उनको कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। जी। अच्छा, जो दूसरे पार्टी के विधायक हैं, उनके जरिए जो योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं, या फिर ऐसे लोग जो मतलब बिजनेसमैन हैं, उनके घर भी छापेमारी, और उन विधायकों को भी जो पार्टी में हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके जरिए भी प्रेशर डालने की कोशिश हमने देखा कि किस तरह से एक विधायक जी जो है योगी आदित्यनाथ के करीबी मंत्री जी को सड़क पर घेर लेते हैं। तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं, जिस तरह से उनको घेरने की कोशिश की जा रही है, अभी की परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ कहां खड़े नजर आते? क्योंकि फिलहाल तो वो विदेश यात्रा पर हैं, विदेश यात्रा में वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के पर ही जो है वो चलते हुए दिखाई देते हैं कि मोदी जी जहां जाते हैं जय जयकारे होते हैं, योगी जी जहां जा रहे हैं वहां भी जय जयकार हो रहे हैं। तो अभी की स्थिति में योगी जी कितने झुके हुए नजर आते हैं, या फिर क्या उनकी परिस्थिति लगती है आपको? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें और इस सारे मामले को समझना चाहें, तो आपको एक नारा जो गढ़ा गया था उत्तर प्रदेश में, उसको उसके इर्द गिर्द घूमना होगा। मोदी के बाद योगी। तो मोदी के बाद योगी वाला जो मामला है, योगी जी उसी छवि को बड़ा करना चाहते हैं। और क्योंकि आज की परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, चाहे स्टील फाइल हो, चाहे अमेरिका की डील हो, चाहे पार्टी के अंदर उठापटक हो, और चाहे विपक्ष का हमला हो, चाहे राहुल गांधी का पार्लियामेंट के अंदर घेरना हो, बहुत अत्यधिक दबाव में मोदी जी कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसे में योगी जी को एक मौका मिल गया है कि जब मोदी जी घिरे हुए हैं, तो आप भी नीचे से एक बड़ा वार करें और आप अपनी मजबूती दर्ज कराएं। तो योगी जी कहीं ना कहीं अपनी मजबूती दर्ज कराने में लगे हुए हैं, क्योंकि पार्टी हो और चाहे संघ हो, इस बात पर विचार कर रहा है कि अगर किसी बड़े मामले में योगी जी फंसते हैं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है। तो ऐसे में जब ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी, जब ऑप्शन संघ ढूंढेगा, तो उस पर खरा उतरने का काम योगी जी करेंगे। इसलिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, और उसी तैयारी के साथ ये चीजें हैं कि वो एकाएक सिंगापुर जाते हैं, उसके बाद में जापान जाते हैं। जैसे कि उनके ऊपर
जब चर्चा होती थी, विश्लेषण होता था और विवेचना होती थी, तो उसमें ये आता था कि योगी जी उत्तर प्रदेश में तो बहुत फेमस है, भारत में तो हिंदुत्व का चेहरा है, लेकिन क्या उनकी विदेश नीति, क्या उनका कॉमर्शियल मामला, क्या उनका वाणिज्यिक मामले की इतनी उनको समझ है कि नहीं है। तो वो दायरा भी अपना खोलना चाहते हैं और वो जताना चाहते हैं कि मैं खाली हिंदुत्व का चेहरा नहीं हूँ और मैं खाली उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं हूँ, मेरी भी धाक देश के बाहर भी है और प्रदेश के बाहर भी है। इस चीज को जस्टिफाई कहीं ना कहीं योगी जी करते हुए दिख रहे हैं और वो एक मैसेज देना चाहते हैं दिल्ली को कि मैं मजबूत हूं और मैं सेकंड ऑप्शन बन सकता हूं। तो उससे कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई आप देख रहे हैं, चाहे वो छापों की लड़ाई हो, चाहे वो शंकराचार्य की लड़ाई हो, चाहे उप मुख्यमंत्री का बटुक ब्राह्मणों को स्वागत करना हो, चाहे शंकराचार्य को भगवान बनाने का मामला हो, ये सारी चीजें उसके इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केपी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इन विषयों को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।